नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतरने वाले हैं जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ये खोज का युग था। एक ऐसा समय जब कुछ हिम्मत भरी समुद्री यात्राओं ने न सिर्फ नए महाद्वीपों को दुनिया के सामने लाया, बल्कि पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी। तो हम शुरुआत करेंगे 15वीं सदी की दुनिया से कि वो दिखती कैसी थी। फिर देखेंगे कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। वहां से हम उन ऐतिहासिक सफरों पर नजर डालेंगे जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ा। और आखिर में हम ये समझेंगे कि उन खोजों की विरासत आज भी हमारे साथ कैसे है। तो चलिए जरा कल्पना करते हैं, ये 15वीं सदी है। यूरोप में रहने वालों के लिए दुनिया एक बहुत ही छोटी जगह है। अटलांटिक के पार बसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे विशाल महाद्वीप, इनके बारे में तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, यूरोप और एशिया के बीच संपर्क जरूर था, लेकिन वो सिर्फ थका देने वाले जमीनी रास्तों से होता था। सोचिए, ये रास्ते न सिर्फ लंबे और खतरनाक थे, बल्कि इन पर इटली और अरब के कुछ व्यापारियों का कब्जा था। इसका सीधा मतलब ये था कि पूरब से आने वाला एग्जॉटिक सामान यूरोप पहुंचते पहुंचते बेहिसाब महंगा हो जाता था। मार्को पोलो जैसे हिम्मत वाले यात्रियों ने पूरब की दौलत और शान और शौकत की जो कहानियां सुनाई थीं, उनसे यूरोप के लोगों की कल्पना को जैसे पंख लग गए थे। हर किसी की चाहत थी कि उन दूर के देशों से सीधे व्यापार करने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन समंदर का रास्ता वो अब तक एक पहेली बना हुआ था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक यूरोप के लोग अपनी जान हथेली पर रखकर अनजाने समंदरों में कूदने को तैयार हो गए? इसकी वजह थी सिर्फ एक घटना। अच्छा, इस पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वो टर्निंग पॉइंट है। 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। यह शहर यूरोप और एशिया के बीच जमीनी व्यापार का गेटवे था। इस एक जीत ने यूरोप के लिए यह रास्ता, समझिए, एक तरह से बंद ही कर दिया। अचानक समंदर से एक नया रास्ता खोजना अब सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं थी, ये एक आर्थिक जरूरत बन चुकी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये यात्राएं पहले क्यों नहीं हुई? अचानक ऐसा क्या बदला कि जो कल तक नामुमकिन लग रहा था वो अब किया जा सकता था? इसका जवाब था टेक्नोलॉजी में। दो बड़े आविष्कारों ने पूरा खेल ही बदल दिया। पहला, कंपास, जिसने नाविकों को खुले समंदर में दिशा का पता लगाने का एक भरोसेमंद तरीका दिया, और दूसरा, कैरावेल। ये एक नए तरह का जहाज था जो हल्का, तेज और इतना मजबूत था कि लंबी समुद्री यात्राओं की मुश्किलों को झेल सके। इन औजारों के साथ नाविकों में वो हिम्मत आ गई कि वो अनजाने में भी कदम रख सकें। और बस यहीं से पूरब तक पहुंचने की एक होड़ शुरू हो गई। और इस रेस में दो देश सबसे आगे निकल आए, पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल ने एक बहुत ही सोचा समझा और धैर्य वाला रास्ता अपनाया। उनका बड़ा मकसद था अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत पहुंचना। उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके अफ्रीका के तट के किनारे अपना रास्ता बनाया और साथ साथ नक्शे भी तैयार करते गए। और फिर 1488 में उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी सिरे तक पहुंच गए। इसका नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप, यानी उम्मीद की किरण, क्योंकि अब पूरब तक समुद्री रास्ते की उम्मीद एक हकीकत बनती दिख रही थी। स्पेन भला पीछे कैसे रहता? उन्होंने एक बिल्कुल अलग और उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी आइडिया पर दांव लगाया। यह आइडिया था क्रिस्टोफर कोलंबस का, जिसे यकीन था कि धरती गोल है तो पश्चिम की तरफ जाकर भी पूरब पहुंचा जा सकता है। और इसीलिए 1492 में कोलंबस भारत की तलाश में पश्चिम की ओर निकल पड़ा। लेकिन वो पहुंचा एक ऐसी जमीन पर जिसके बारे में यूरोप को कुछ भी नहीं पता था, अमेरिका। मतलब ये एक ऐसी खोज थी जो गलती से हो गई, पर इसने दुनिया का नक्शा और इतिहास का रुख दोनों हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन भारत पहुंचने की सीधी दौड़ जीती पुर्तगाल ने। 1498 में वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और कामयाबी के साथ भारत के तट पर पहुंच गया। पुर्तगाल का दशकों पुराना सपना आखिरकार सच हो गया था। देखिए, ये सिर्फ समुद्री यात्राएं नहीं थीं, ये वो घटनाएं थीं जिन्होंने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। इनके जो नतीजे निकले वो इतने बड़े और दूर तक जाने वाले थे कि उनसे सच में एक नई दुनिया ही बन गई। तो जरा देखिए हुआ क्या क्या। इन खोजों से दुनिया का पहला ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क बना। इसने यूरोप की ताकतों को विदेशों में बड़े बड़े साम्राज्य बनाने के लिए उकसाया। मर्केंटिलिज्म जैसी आर्थिक नीतियां पैदा हुईं, जहां किसी देश की दौलत उसके सोने और व्यापार से मापी जाती थी। ईसाई धर्म और यूरोपीय कल्चर दुनिया भर में फैले, और दुख की बात यह है कि इसी से अटलांटिक दास व्यापार के क्रूर युग की भी शुरुआत हुई।
और इन नए रास्तों का सीधा नतीजा क्या निकला? बड़ी बड़ी ताकतवर कंपनियों का जन्म। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सिर्फ व्यापार करने वाली कंपनियां नहीं थीं। ये वो ताकतें थीं जो आने वाली सदियों तक दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को अपने इशारों पर नचाने वाली थीं। लेकिन इस कहानी के दो बिल्कुल अलग पहलू थे। एक तरफ यूरोप था, जिसके लिए तो ये जबरदस्त आर्थिक तरक्की का दौर था। आलू, टमाटर और तंबाकू जैसे नए सामानों की उनके बाजारों में बाढ़ आ गई। लेकिन जिन जमीनों को खोजा गया था, उनके लिए ये गुलामी और शोषण के एक बहुत ही अंधेरे दौर की शुरुआत थी। उनकी जमीन, उनके संसाधन, उनके लोग, सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन इस नई ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे भयानक कीमत इंसानी जिंदगियों से चुकाई गई। लाखों अफ्रीकी लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से उठा लिया गया और अमेरिका और दूसरी कॉलोनियों के बागानों में काम करने के लिए गुलामी में बेच दिया गया। ये इंसानियत के इतिहास के सबसे शर्मनाक अध्यायों में से एक है। तो अब सवाल ये है कि 500 साल पहले हुई इन घटनाओं का आज हम पर क्या असर है? देखिए, आज हम जिस ग्लोबल इकोनॉमी में जी रहे हैं, उसकी नींव उसी जमाने में रखी गई थी। हमारे खाने की बहुत सी चीजें, आलू, मक्का, कॉफी, ये सब कोलंबियन एक्सचेंज का नतीजा है। यानी पौधों, जानवरों साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन उन चंद यात्राओं की गूंज आज भी हमारी दुनिया में सुनाई देती है, हमारे जीवन को आकार दे रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि इन खोजों ने दुनिया को जोड़ा जरूर, लेकिन यह बराबरी का जुड़ाव नहीं था। इसने ताकत, दौलत और संघर्ष की ऐसी गहरी लकीरें खींच दी जो आज भी हमारे साथ हैं। तो आखिर में एक सवाल, 5 सदियों बाद क्या हम आज भी उसी नक्शे पर चल रहे हैं जो उन्होंने बनाया था? क्या आज की ग्लोबल चुनौतियां और मौके उस खोज के युग की सीधी विरासत हैं? सोचने वाली बात है।